तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना भाई। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थर्ड प्रिंस ने जियोयान को अपने महल में आने के लिए इनविटेशन दिया था। उसके बाद जियोयान उसके साथ झोंटियान डायनेस्टी चला जाता है। वहां पहुंचने पर थर्ड प्रिंस को वहां के सेवंथ प्रिंस ने बुलावा भेजा था। उसके बाद थर्ड प्रिंस एक गार्ड के साथ चला जाता है और जियोयान को कई गार्डों के बीच मेहमान नवाजी सत्कार करने के लिए छोड़ देता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि थर्ड प्रिंस ने कहा कि डोमेन लॉर्ड मतलब सेवंथ प्रिंस ने थर्ड प्रिंस को बताया कि डोमेन लॉर्ड का मकबरा कहाँ है, यह पता चल गया है। यह सुनते ही थर्ड प्रिंस की दृष्टि तीखी हो गई। फिर भी उसके चेहरे पर एक भयावह शांति बनी रही, मानो यह समाचार उसके भीतर किसी गहरे पूर्वानुमान को ही पुष्ट कर रहा हो। उसने अपने सामने खड़े सेवंथ प्रिंस की ओर देखा और गहरी और स्थिर आवाज में पूछा कि इस रहस्य की भनक अब तक कितने को लगी है। उत्तर सीधा था, फिलहाल केवल कुछ संकेत उजागर हुए थे, लेकिन जिस दिन वह स्थान वास्तव में खुलेगा उस दिन पूरा सेंट्रल रीजन हिल उठेगा। सेवंथ प्रिंस की मुस्कान में आत्मविश्वास था। उसने आश्वासन दिया कि यह सूचना सबसे पहले थर्ड प्रिंस तक ही पहुंचेगी और तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। थर्ड प्रिंस हल्के से हंसा। उस हंसी में आनंद नहीं बल्कि खतरे की स्वीकृति थी। उसे भली भांति समझ आ गया था कि यह सूचना एक निमंत्रण भी था और एक जाल भी। उसने उस स्थान का उल्लेख किया जहां कभी सेंट्रल डोमेन लॉर्ड का डेथ हुआ था। एक ऐसा स्थान जो सोल डेमन कायोस जोन से घिरा हुआ था। किंवदंतियां कहती थी कि उस डोमेन लॉर्ड का संबंध किसी एशियंट इंपीरियल लिनेज से था। यदि वह स्थान खुला तो क्या एंशियंट एम्परर भी वहां प्रकट होंगे? अब जबकि यह रहस्य उसके सामने था, पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। इसके विपरीत वह पूरी तरह से इसमें उतरने वाला था। उसे यह भी भली भांति याद था कि उसके कुछ भाई कुछ स्वार्थी शक्तियों का सहारा लेकर फिर से अंधेरे में हरकतें शुरू कर देंगे। सेवंथ प्रिंस ने उसकी क्षमता की प्रशंसा की। क्या ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता थी? उत्तर एक ठंडी हंसी में आया। थर्ड प्रिंस ने उन्हें इसलिए जीवित छोड़ा था क्योंकि वे इंपीरियल ब्लड लाइन से थे। पर यदि किसी ने भी सीमा लांघने की हिम्मत की तो मृत्यु अंततः भयानक होगी। उसकी आंखों में एक दहशत भरी चमक थी। डोमेन लॉर्ड की हर विरासत और अंतः इंपीरियल थ्रोन सब उसका ही होगा। सेवंथ प्रिंस उस दृष्टि को सह न सका। उसने तुरंत सहमति में सिर झुका दिया। जब समय सीमा की बात आई तो अनुमान 4 से 5 वर्षों का था। थर्ड प्रिंस के होठों से एक धीमी सांस निकली। इतना समय कम भी था और बहुत अधिक भी। तब तक चू दाययू जैसे राक्षसी प्रतिभाएं और स्टार रियलम तथा होली हेवन रियलम की शक्तिशाली व्यक्ति अवश्य हस्तक्षेप करेंगे। यह वह अंतिम युद्ध होगा। सुप्रीम सेंट रियलम में कदम रखने से पहले की जीवन मरण की परीक्षा। थर्ड प्रिंस को यह स्पष्ट दिख रहा था। जो भी उस स्थान से विजयी होकर निकलेगा वह केवल सेंट नहीं बनेगा बल्कि अपने भीतर अनमैच्ड बैटल इंटेंट को अस्थायी रूप से अंकित कर लेगा। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। शायद यह पहली बार होगा जब चू दाययू और जियांगयू आमने सामने आएंगे। नहीं, संभवतः जियांगयू का वास्तविक प्रतिद्वंदी वह स्वयं होगा। उधर इंपीरियल सिटी के भीतर अनगिनत प्लेसेस ऐसे बिखरे थे मानो भूल भुलैया हो। यदि जियोयान के पास असाधारण स्पिरिचुअल परसेप्शन न होती तो वह कब का उसमें खो चुका होता।
हर दिशा में पेट्रोल थी, हर छाया संदेह से भरी हुई थी। केवल अपनी कंसीलमेंट टेक्निक और उच्च स्तरीय मूवमेंट स्किल के कारण वह बिना पकड़े गए आगे बढ़ पा रहा था। ट्रेंड स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन की खोज करते हुए उसे एक बात का तीखा पछतावा हुआ। क्रोध में उसने ली जियान फेंग को मार डाला था। अनडिस्प्यूटेड घोस्ट लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति जिसके पास आइडेंटिटी कंसीलमेंट की अनगिनत विधियां रही होंगी। यदि उसने कुछ टेक्निक सीख ली होती तो आज यह घातक जोखिम न उठाना पड़ता। हालांकि ली जियानफेंग की होली टेक्निक्स जियोयान के मार्ग के अनुकूल नहीं थी। वे पूर्णतः एसेसियन ओरिएंटेड थी और विशिष्ट एनर्जी सोर्स पर निर्भर करती थी। टेक्निक वही जीवित रहती है जो साधक की प्रकृति से मेल खाए, अन्यथा वह केवल खोखली कला बन जाती है। इंपीरियल सिटी की छत पर उतरते हुए जियोयान ने दूर तक फैले प्लेसेस को देखा। इतनी विशाल जगह खोज में अनगिनत वर्ष लग सकते हैं। यही सोच उसके मन में उठी ही थी कि तुरंत उसकी हथेली के भीतर फ्लेम सीड हल्के से कांप उठा, मानो किसी दिशा की ओर संकेत कर रहा हो। जियोयान का चेहरा खिल उठा। युवान रोंग, उस गोल मटोल व्यक्ति ने वास्तव में इसे ढूंढ लिया था। कुछ ही क्षणों में जियोयान एक एंशियंट प्लेस के सामने था। युवान रोंग एक स्टोन टर्टाइज पर बैठा निश्चित भाव से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पैलेस के द्वार साधारण सील्स से बंद थे। कोई फॉर्मेशन, कोई आर्टिफैक्ट नहीं। ऊपर लगी प्लक्स धूल से ढकी थी। नाम तक पढ़ा नहीं जा सकता था। यह स्थान इंपीरियल सिटी के भीतर होते हुए भी पूरी तरह उपेक्षित था। कोई गार्ड नहीं, कोई औरा नहीं, और फिर भी युवान रोंग को यही से सबसे तीव्र स्पार्टियल रेजोनेंस महसूस हो रहा था। जियोयान ने बिना और विलंब किए सील को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही धूल और वीरान की गंध बाहर उमड़ पड़ी। मुख्य हाल में प्रवेश करते ही अंधकार के बीच अनगिनत एंशिएंट स्क्रिप्चर बिखरी पड़ी थी। पूरा प्लेस कोल्ड इन ऑरा से भरा हुआ था। उसी क्षण इंपीरियल इनर हॉल में बैठे थर्ड प्रिंस के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभरी। Someone has entered the ब्लू पैलेस। सेवंथ प्रिंस का चेहरा बदल गया। ब्लू पैलेस, वही स्थान जहां उस अस्तित्व की मृत्यु हुई थी। थर्ड प्रिंस ने शांत स्वर में सिर हिलाया। इन एनर्जी वहां अत्यंत प्रबल थी। संभावना यही थी उसका रिबर्थ हो चुका था। इतने वर्षों की खामोशी के बाद अब उसके प्रकट होने की संभावना अत्यंत प्रबल लगने लगी थी। सेवंथ प्रिंस ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह स्वयं से ही बात कर रहा हो। उस समय अनगिनत लोग उसे मारने की कोशिश में स्वयं मारे गए थे। थर्ड प्रिंस की पलकों में हल्का सा कंपन हुआ। उसने कनपटी पर उंगलियां फिराई और मंद मुस्कान के साथ सोचा, वह स्थान इंपीरियल कैपिटल के भीतर एक फॉरबिडन जोन माना जाता है। मोटी दीवारों और प्राचीन फॉर्मेशन से घिरा हुआ, लगभग एक मृत नगर। ऐसी जगह तक वह आदमी पहुंच कैसे गया? सेवंथ प्रिंस की दृष्टि तीखी हो गई। कौन? थर्ड प्रिंस का स्वर शांत था, लेकिन उसमें गहराई छिपी थी। जियोयान, वही जिसने लुओ कांग डायनेस्टी में डिंग चेंग युआन के साथ मिलकर कई नीदर हेवली रेबल को पराजित किया था। और वह उसी स्टार डोमेन के जियो क्लेन से है जिससे जियो तिहाने का संबंध रहा है। यह सुनते ही सेवंथ प्रिंस के चेहरे के भाव बदल गए। क्या थर्ड प्रिंस ने उन्हें राजधानी बुलाते समय पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि वे किंग लुआन पैलेस तक पहुंचेंगे? थर्ड प्रिंस ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ सिर हिलाया। झोंगटियान डायनेस्टी में आने के उसके और भी उद्देश्य होंगे। क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं, इसलिए उसे बुलाया गया है। उसके साथ दो युवक हैं, एक डिंग चेंग युआन का अडॉप्टेड और दूसरा उसकी पहचान अभी अज्ञात है। सेवंथ प्रिंस ने गहरी सांस ली। इस इंपीरियल कैप्टन में
जहां सब कुछ थर्ड प्रिंस की हथेली में है। यहाँ तक कि चू दायु भी कोई बड़ा तूफान नहीं उठा सकता। थर्ड प्रिंस के होठों पर आई मुस्कान अब तीखी हो चुकी थी। अगर वह किंग लुआन पैलेस से जीवित बाहर निकल सका तो यह खेल वाकई रोचक हो जाएगा। गलियारा अंतहीन प्रतीत हो रहा था। दोनों ओर एंशियंट स्क्रिप्चर्स के पहाड़ खड़े थे। धूल से ढके समय के कटे हुए बाहरी संसार की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती थी। यह कॉरिडोर मानो पूरी दुनिया से अलग एक रीलम था। जियोयान गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ असंख्य फॉर्मेशन अरेंज मौजूद थी। अधिकांश निष्क्रिय हो चुकी थी, लेकिन कुछ अब भी भयावह शक्ति संजोए हुए थी। अपनी सीमित फॉर्मेशन नॉलेज के आधार पर उसने कुछ ऐसी अरेंज पहचान ली जिनका मूल ह्यूमन ब्लड एसेंस था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डिंग चियांग युआन की कहीं बात उसके मन में गूंज उठी। यदि किसी फॉर्मेशन के कोर में मानव फार और रक्त हो तो वह केवल अत्यंत दुष्ट अस्तित्व को ही कैद कर सकता है। झोंगटियन इंपीरियल सिटी में क्या ऐसा अस्तित्व सचमुच मौजूद थे? जियोयान, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। डिंग जियो की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह वहीं रुक गया। पीछे देखा। महल का द्वार सैकड़ों मील दूर जैसा लग रहा था। डिंग जियो का चेहरा पीला पड़ चुका था। युआन रोंग पसीने से भीगा हुआ था। उसकी छोटी आंखें भय से इधर उधर घूम रही थी। यह ऑरा इंटरनल फायर से रिफाइंड होने का एहसास देता है। जियोयान का चेहरा बदल गया। अंधेरे में एक भयानक गर्जना गूंजी और फिर एक के बाद एक आकृतियां उभरने लगी। बिखरे बाल, जड़ चेहरा, निर्जीव पुतलियां। केवल आंखों का सफेद भाग दिख रहा था। न वस्त्र न जीवन, मानो फ्लेलेस सोल्स हो। जैसे ही उन्होंने जियोयान को देखा, उनकी आंखों का सफेद भाग रक्त लाल हो गया। अनडेड कॉर्प्स गार्ड्स। जियोयान का हृदय कांप उठा। स्टार डोमेन के बैक सैंड फॉरेस्ट में एक एम्परर डाओ एक्सपर्ट की अंडरग्राउंड टॉम्ब में उसने इन्हें पहले देखा था, लेकिन इंपीरियल कैपिटल में अंडर कॉर्प्स गार्ड बनने के लिए व्यक्ति का जीवन में शक्तिशाली होना और सोल पावर का असाधारण होना अनिवार्य था। इसका अर्थ स्पष्ट था। इस विशाल हाल के भीतर कहीं न कहीं एक हार्ड फायर स्पिरिट मौजूद थी। किसी लो लेवल डाओ एम्परर को यहाँ शहीद किया गया होगा। जियोयान ने कड़ी मुस्कान के साथ सोचा, किस स्तर की इटर्नल फायर रही होगी जो उसे जला न सकी। उसका मन भारी हो गया। हार्ड फायर रिफाइनमेंट हर रीलम में और भी अधिक भयावह होता है। जब उसने हेवनली सावरेन रीलम में कदम रखा था तो मून हेवन ब्रश एक होली आर्टिफैक्ट ने हस्तक्षेप किया था। यदि वह सुप्रीम सन रीलम में पहुंचेगा तो कौन जानता है वह कैसे जीवित रहेगा। बूम! अंडर कॉर्प्स गार्ड ने हमला कर दिया। उनकी शक्ति एम्परर टॉम के गार्ड से कहीं अधिक थी। हर मुक्के में हथेली के साथ कंप्रेस्ड एनर्जी वेव्स अंधेरे में विलीन होकर अचानक प्रकट हो जाती थी। तीनों के लिए यह ऑरा घातक नहीं था, लेकिन आसपास की एंशिएंट स्क्रिप्चर उन ऊर्जा तरंगों से नष्ट हो रही थी। जियोयान के हृदय में भय उठा। क्या इनमें कोई स्ट्रेटेजी सीक्रेट छिपा हो? हमलों से बचते हुए उसकी दृष्टि अंधेरे के गहनतम भाग पर टिक गई। एक गार्ड्स बाधा मात्र थे। वास्तविक खतरा हार्ड फायर स्पिरिट था। डिंग जियू और युआन रोंग भी इसे महसूस कर चुके थे। अगले ही क्षण दोनों को गार्ड्स ने उलझाकर दूर फेंक दिया। इनफ! जियोयान की आंखों में ठंडी चमक उतरी। उसके मुक्के से इन यांग ओरिजिन कुई फट पड़ी। उसके सामने अंडर कॉर्प्स गार्ड्स सीधे चूर चूर हो गए। बिना रुके वह अंधेरे के केंद्र की ओर बढ़ गया। तभी काली ज्वाला की एक रेखा उभरी। मृत्यु भरी औरा। जियोयान ने हाथ कस लिए। ओरिजिन एनर्जी का प्रचंड प्रवाह उस ब्लैक फ्लेम से टकराया
औरा और तीव्र होती गई। लपटों के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। पूरा शरीर फायर में डूबा हुआ था। सेंट्रल पैलेस में सातवें सेंट्रल पैलेस में सेवंथ प्रिंस ने संकोच से कहा, वह व्यक्ति उस समय भी पूरी तरह मरा नहीं था। एम्परर ने उसे क्यों छोड़ा? थर्ड प्रिंस की आवाज ठंडी थी। वह एक लो लेवल डाओ एम्परर था जो सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करते समय गंभीर रूप से घायल हुआ था, अन्यथा उसे हराना असंभव था। उसमें अब भी थोड़ी कॉन्सियसनेस शेष थी। फादर ने उसे रखा भविष्य के लिए, क्योंकि दुनिया में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं और कुछ मृतकों को फिर से उठने के तरीके भी। उसने आह भरी, जियोयान का अंत निश्चित है और चू दायु अब कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं पाएगा। काली लपटों के मध्य हार्ड फायर स्पिरिट ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह किसी वास्तविक व्यक्ति से कम नहीं था। ठंडी आंखें, हल्की सी जीवन की झलक। फायर उसके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे छू नहीं पा रही थी। सीनियर जियोयान ने सावधानी से कहा, दो लो रीलम डाओ एम्परर्स बात करने के लिए प्राप्त समानता थी। हार्ड फायर सोर्स, तुम भी लोअर रीलम से हो। स्पिरिट की आवाज उदासीन थी। अचानक वह घुटनों पर गिर पड़ी। प्लीज किल मी। दुनिया बदल रही है और झोंगटियान डायनेस्टी, एशियन डायनेस्टी का सच्चा उत्तराधिकारी, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका था। उसका असली नाम याओ जुआनजी है। सेवंथ प्रिंस मुस्कुराया। हुआंगटियान सील की औरा के बावजूद वह सेंट रीलम में प्रवेश नहीं कर सका। थर्ड प्रिंस की आंखों में हत्या चमकी। रेडियंट हेवन सीन को छूने की हिम्मत करने वाला मरने योग्य होता है। पहले याओ जुआन जी, फिर जियो तिहाने और अब जियोयान। याओ जियान जी मतलब वो है ना जो, अरे उसके जो डुकी कॉन्टिनेंट से याओ क्लेन से थे, जो 20,000 साल पहले आए थे ना, वही। भयंकर अंधकार के केंद्र में काली लपटों से घिरी हुई हार्ट फायर स्पिरिट एक विकृत और दमनकारी औरा बिखेर रही थी। उसका शरीर जैसे उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वह जियोयान के सामने जड़बल बैठी थी, घुटनों पर। उसकी रक्त लाल आंखों में उन्माद और पीड़ा एक साथ उबल रही थी। जियोयान का हृदय क्षण भर के लिए ठिठक गया। एक ऐसा अस्तित्व जो हार्ड फायर रिफाइनमेंट द्वारा भस्म किया जा चुका था, फिर भी अपनी कॉन्सियसनेस फ्रेगमेंट को थामे हुए था। यह अविश्वसनीय था, फिर भी सामने का दृश्य झूठ नहीं था। हार्ड फायर स्पिरिट की चीख गूंजी। वह आदेश नहीं, एक विनती थी जो पागलपन में बदल चुकी थी। उसे होश में रहते हुए मार दिया जाए ताकि वह उस यातना से मुक्त हो सके। उसकी औरा अचानक अस्थिर हो उठी। काली लपटें फैलने लगी और उसी क्षण जियोयान भी उस दमनकारी प्रेशर से कांप उठा। उसके पीछे डिंग जियो ने सांस रोक ली। वह जियोयान की छाया में सिमट गया। उसके हाथों में 5 कलर्ड फ्लेम प्रकट हुई। ज्वाला की रोशनी में वह उस अस्तित्व का चेहरा देखना चाहता था। डर के भीतर एक अवचेतन उत्साह भी था। युवान रोग ने जियोयान के वस्त्र कसकर पकड़ रखे थे। उसका शरीर कांप रहा था। हार्ड फायर सप्रेशन उसके लिए असहनीय थी। मानो आत्मा को निचोड़ा जा रहा हो। भरमनाहट। जैसे ही 5 कलर्ड फ्लेम प्रज्वलित हुई, हार्ड फायर स्पिरिट ने झटके से सिर उठाया। उसकी दृष्टि तलवारों की तरह डिंग जियो की ज्वाला पर जा टिकी और फिर कांपती हुई आवाज, तुम बेईकांग माउंटेन गए थे। यह नाम जियोयान के हृदय पर हथौड़े की तरह गिरा। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उस नाम का भार सिर्फ स्मृति नहीं था, वह एक फॉरबिडन ट्रुथ था। हार्ड फायर स्पिरिट उस नाम को 5 कलर्ड फ्लेम के माध्यम से पहचान सकती थी। जियोयान की सांस अटक गई। सीन तुरंत वहीं पर रुक गया। लंबे समय तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। तुम वही हो। उसकी आवाज कर्कश थी। वह अपने सामने घुटनों पर पड़े इस विकृत अस्तित्व को
उन दो महान सीनियर से जोड़ना नहीं चाहता था, जिनके नाम मार्टियल हिस्ट्री में देवताओं की तरह दर्ज थे। हार्ड फायर स्पिरिट ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अब भी घुटनों पर थी, काली लपटें भड़क उठी। हाल में इन विंड गरजने लगी। आप है सीनियर याओ जुआन जी। यह नाम बोलते ही जीवयान का हृदय कांप उठा, और जब उस स्पिरिट ने एंशिएंट एम्परर ताओसी का नाम लिया तो पहचान स्पष्ट हो गई। हार्ट फायर स्पिरिट की लाल आंखें फैल गई। उसकी आवाज हिचकिचाई, तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या तुमने ताओसी को देखा है? जियोयान ने स्वयं को संभाला, गहरी सांस ली। वह लोअर रेलम के जियो क्लेन से था और उसने ब्राइट फ्लेम डिवाइन रीजन में सीनियर सोंग इंग टोंग और एम्परर ताओसी को देखा था, लेकिन ताओसी को नहीं। वह सुनते ही हार्ट पर स्पिरिट कांप उठी और फिर वह हंस पड़ी। एक विचित्र कांपती हुई हंसी। डिंग ज्यू और युवान रोग शब्दहीन रह गए। स्वर्ग, यदि मैं तुम्हारे साथ मरूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं। उसकी आवाज में पहली बार शांति झलकी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों की स्पष्टता पूरी तरह मिट गई। वह उन्मत्त राक्षस बन चुकी थी। काली लपटें स्पेस लेयर्स को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी हत्या भरी औरा जीवन पर केंद्रित हो गई। फुफकार मूवमेंट तकनीक की एक तीखी तलवार की तरह फटी। जीवयान ने डिंग ज्यू और युवान रोंग को समेट लिया और हमले से बाल बाल बच गया। तीनों ने तुरंत ट्रेंगुलर स्टैंड ऑफ बना लिया। जीवयान का माथा पसीने से भीग चुका था। यह कोई साधारण अस्तित्व नहीं था। यह हार्ट फायर स्पिरिट उस समय बनी थी जब मेडिसिन एम्परर सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश कर रहा था, अर्थात वह इस समय सुप्रीम सेंट लेवल हेवेनली वेनरेबल का सामना कर रहा था। मतलब सुप्रीम सेंट रीलम में विफल होने वाले हेवेनली साम्राज्य का सामना कर रहा था। ठीक, हमला चूकने के बाद स्पिरिट हवा में ठिठक गई, फिर दर्द भरी दहाड़ और अंततः रुक गई। हाँफते हुए उसने सिर उठाया। जल्दी करो, मैं इस शरीर पर नियंत्रण खो रहा हूँ। इतनी देरी तक होश में रहना मेरे लिए असंभव हो जा रहा है। जीवयान का स्वर फट पड़ा। सीनियर, आखिर हुआ क्या है? मेडिसन एम्परर ने कड़ी मुस्कान दी। क्या तुम्हें नहीं दिखता? हार्ड फायर मुझे जला रही है। ब्राइट फ्लेम डिवाइन रीजन छोड़ने के बाद वह हार्ड फायर सप्रेशन को समाप्त करना चाहता था और सुप्रीम सेंट रीलम में प्रवेश करना चाहता था। झोंगटियान डोमेन में उसे रेडियंस हेवन सील की औरा का अंश मिला, लेकिन एक होली आर्टिफैक्ट भी हार्ड फायर रिफाइनमेंट को नहीं रोक सका। उसका शरीर कांप उठा। अन्याय, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड स्टेट, हार्ड फायर फॉर्मेशन। उसकी आवाज टूट गई। वह रो पड़ा। एक जीवन, असाधारण टैलेंट, दाओ एम्परर तक का सफर, और फिर सुप्रीम सेंट गेट के सामने पूर्ण विफलता। जियोयान उसके सामने खड़े याओ जुआनजी को देख रहा था और उसे अपना भविष्य दिख रहा था। लंबी चुप्पी के बाद सीनियर, बेईकैंग माउंटेन में आपने एम्परर ताओसी से क्या कहा था? वह अब कहाँ है? याओ जुआनजी शांत हुआ। उसका नाम का भार असीम था। ताओसी, जिसे हेवेनली वेनरेबल रीलम में सिर्फ एक इशारे से उसकी इंटरनल फायर को शांत कर दिया था। मतलब जब याओ जुआनजी हेवेनली सावर में प्रवेश कर रहे थे तो ताओसी एम्परर ने सिर्फ एक झटके से उनके इंटरनल फायर को शांत कर दिया था। मैंने वादा किया था कि उसके रहस्यों को उजागर नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं कभी बेईकांग माउंटेन नहीं लौटा। फिर जियोयान ने अंतिम प्रश्न रखा, बर्निंग टेक्निक की उत्पत्ति। याओ जुआनजी हंसा, दर्द से भरा और विकृत। वह ताओसी की कल्टीवेशन मेथड है और वह तुम्हारे पास भी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, यह आउटर हेवन से आई है। यदि हेवनली रिकॉर्ड्स और मॉर्टल स्क्रिप्चर्स पूरी तरह
एकत्र हो जाएं, मतलब हेवनली फ्लेम, और मतलब जो स्क्रिप्चर्स नहीं थे जो बू के उसके पास था, बुई के, क्या नाम है उसका, बुसाउकी फ्लेम वाला, वही वाला, तो वह परिवर्तन पूरे आउटर रियलम को उलट देने के लिए पर्याप्त होगा। हेमन इटसेल्फ विल बी ओवरटर्न्ड। यह वाक्य सुनते ही जियोयान के चेहरे पर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। क्षण भर बाद उसका भाव पूरी तरह गंभीर हो गया। अभी इस दिशा में सोचने का समय नहीं था। फिर भी वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि बर्नी टेक्निक का इतिहास उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था, इतना कि स्वयं ताउसी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। फिर भी जियोयान पीछे हटने वाले में से नहीं था। दांत भींचते हुए उसने भीतर उठती जीत को दबाया नहीं। एक ग्रैंड वर्ल्ड, मतलब यह ग्रैंड वर्ल्ड, हर रहस्य, हर उत्तर उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और इस समय उसके सामने खड़ा मेडिसिन एम्परर याओ जुआनजी ही वह एकमात्र व्यक्ति था जो ताओसी से जुड़ी सच्चाइयों को जानता था। वह इस अवसर को जाने नहीं देना चाहता था। याओ जुआनजी कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने हाँफती हुई सांसों के बीच बोलना शुरू किया। जियोयान की आंखों में चमक उभरने ही वाली थी कि अगले ही बात से उसे रोक दिया। याओ जुआनजी ने कर्कश आवाज में चेताया, अभी नहीं। इस समय जियोयान के पास केवल 5 एम्परर फ्लेम्स थी और उसने मात्र 1 अर्थ स्क्रिप्चर ही प्राप्त किया था। इस अधूरी अवस्था में यदि उसने बर्निंग टेक्निक को आउटर हेवन से जोड़ने की कोशिश की तो वह ऐसे खतरों को आमंत्रित करेगा जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सच्चाई तब बताई जाएगी जब उसके पास कम से कम 7 एम्परर फ्लेम्स और 3 अर्थ स्क्रिप्चर्स हों। अचानक याओ जुआनजी की चेतना फिर से डगमगा गई। हार्ट फायर स्पिरिट का उन्माद लौट आया और वह दहाड़ते हुए जियोयान पर टूट पड़ा। जियोयान जानता था कि वह इस स्तर की हार्ड फायर स्पिरिट को वास्तव में चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने केवल मूवमेंट टेक्निक से बचाव किया और पावर टेक्निक से ऑरा व प्रेशर को तोड़ता रहा, मतलब फोर्स टेक्निक जो थी ना उसको, इस उम्मीद में कि याओ जुआनजी फिर से होश में आ जाए। कुछ ही क्षणों में उन्माद छट गया। याओ जुआनजी दर्द से कहराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने भारी स्वर में सत्य उजागर किया। जब ताउसी ने उन्हें हेवनली वेनरेट रियलम में प्रवेश करने की सहायता दी तो उसी क्षण हार्ड फायर ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो गया। यही कारण था कि वे सुप्रीम सेंट रियलम में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन मरे भी नहीं। वे न जीवित थे न मृत, हार्ड फायर स्पिरिट के अधीन एक अंतहीन यातना में फंसे हुए थे। जियोयान कुछ कह नहीं पाया। फिर याओ जुआनजी ने बर्नी टेक्निक की वास्तविक प्रकृति पर प्रकाश डाला। यह केवल किसी रियलम की टेक्निक नहीं थी, यह बियॉन्ड मॉर्टल हेवन से जुड़ी थी। यहाँ तक कि ताउसी भी इससे सावधान रहता था। जियोयान ने फिर प्रश्न किया, यदि वह शर्तें पूरी कर ले तो क्या याओ जुआनजी उसे उत्तर दे पाएंगे? याओ जुआनजी की हंसी कड़वी थी। 10,000 वर्षों से अधिक समय से वे यहाँ कैद थे। यदि झोंगटियान डायनेस्टी उन्हें मारना नहीं चाहती तो यदि झोंगटियान डायनेस्टी उन्हें मारना चाहती तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। उन्हें जीवित रखने के उपाय अब भी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने एक और रहस्य उजागर किया। यदि बर्नी टेक्निक को पर्याप्त एम्परर फ्लेम्स और अर्थ स्क्रिप्चर से परिपूर्ण किया जाए तो एक विशेष परिवर्तन उत्पन्न होता है, इरीजन बर्निंग एवोल्यूशन। यह परिवर्तन हार्ड फायर बर्निंग रिफाइनमेंट के नियंत्रण को तोड़ सकता है। यदि लोअर रियलम के डाउडी को पूर्ण विनाश से बचा सकता है। यह सुनकर जियोयान स्तब्ध रह गया। हार्ड फायर रिफाइनमेंट लोअर रियलम में डाउडी के लिए सबसे भयावह आपदा थी। असफलता का अर्थ था पूर्ण दहन और एक निर्जीव हार्ड फायर स्पिरिट में परिवर्तन। और फिर भी ताउसी के पास इस मृत्यु को निष्प्रभावी करने की विधि थी। याओ जुआनजी हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें जीवन भर का दर्द था। वे मरना चाहते थे, लेकिन जियोयान के पास बर्निंग टेक्निक थी, अर्थात स्वर्ग ने उन्हें अभी
छोड़ा नहीं था। जियोयान ने गहरी सांस ली। उनके हृदय से एक भारी बोझ उतर गया। जूनियर कैलिन अब उनके लिए भी एक मार्ग था। इसके बाद जियोयान ने अपने आने का उद्देश्य बताया। 10 स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन। याओ जुआनजी मुस्कुराए। यही स्थान कभी झोंगटियान डायनेस्टी का वास्तविक लाइब्रेरी था। बाहर की सभी पुस्तकें केवल रेप्लिकस थी। असली ग्रंथ यही थे। एक उंगली के इशारे से 10 स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन प्रकट हो गई। जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देखकर याओ जुआनजी चकित हुआ। सोल ट्रांसफॉर्मेशन 3 स्टेजेस आसान नहीं थे। जब जियोयान ने अपने गुरु का नाम लिया ई तियानचेन, तो याओ जुआनजी के शब्द बिजली की तरह गिरे। ई तियानचेन की मृत्यु, गोंग सुनियू की साजिश, फॉरेस्ट डोमेन, सोल नर्सरिंग इंपर फ्लेम, धोखा और मृत्यु। सत्य यह था कि ई तियानचेन का स्वभाव अहंकारी था, इसलिए बहुतों ने आंखें मूंद ली। मतलब ई तियानचेन की मृत्यु में उसका हाथ था। क्या नाम है इसका? गोंग सुनियू। उसी ने मतलब नेदरलैंड डोमेन के ना 2 सेंट रीलम के उनको भेजा था सदस्यों को उसको मारने के लिए, क्योंकि उसे सोल नर्सरिंग एम्परर फ्लेम चाहिए था। ठीक, इसलिए बहुत ने आंखें मूंद ली। सबूत नहीं था और मामला दबा दिया गया। जियोयान का सिर घूम गया। अब सब अस्पष्ट था। चाहे साजिश करता हो या जाल बिछाने वाला, ब्लड डेप्थ मस्ट बी रिप्लाइड। गोंग सुन यू, चाहे तुम सेंट ही क्यों ना बन गए हो, तुम्हें मरना ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर देना। तो अभी अब इसमें रोमांच चालू होने वाला है। इसके बाद जियोयान जाएगा स्टार डोमेन फिर से, ज्यादा ज्यादा 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर बहुत ज्यादा। स्टार डोमेन जाएगा, उससे फिर निकलेगा उधर क्या कहते हैं उसको, बारबेरियन डोमेन जाएगा। उसके बाद वहां पर अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा, जो उसको जब पहले पहले जीवन आया था ड्यूकी कॉन्टिनेंट से, तब फॉरेस्ट डोमेन में उसको एक मिला था ना, उसके पास जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।